आज का हमारा चैप्टर है, टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। ये 7 चैप्टर है एनसीईआरटी का, 11th क्लास का। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? अ बॉडी इज़ रिजिड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल इज़ ऑलवेज सेम। ऐसी बॉडी जिसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहे, कोई कंडीशन हो जाए सेम रहता है, तो वो क्या रहती है? रिजिड बॉडी। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? मोशन दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसलेटरी एक रोटेटरी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रांसलेटरी मोशन, अ बॉडी इज सेड टू हैव ट्रांसलेटरी मोशन इफ द बॉडी एक्चुअली मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर सच दैट इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स मूव अलोंग पैरेलल पाथ विद द सेम स्पीड। इसका मतलब जब एक बॉडी है हम उसको दूसरी जगह लेके जाते हैं, किसी भी पोजीशन पर लेके जाते हैं, तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोजीशन है वहीं की वहीं रहे। यहाँ है तो यहाँ बिल्कुल पैरेलल रहे, इनके जो बीच का डिस्टेंस है उतना का उतना ही रहे, बिल्कुल पैरेलल रहे। इनकी स्पीड हो भी सेम हो, वेलोसिटी भी सेम हो, डिस्टेंस जितना कवर किया वो भी सेम हो। अब बात रोटेटरी मोशन। वैसे ये 3 डेफिनेशन में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए, जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं इसलिए हमें बेसिक पता होना चाहिए। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू हैव रोटेटरी मोशन इफ द बॉडी मूव अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट सच दैट इट्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल डिस्क्राइब अ कंसेंट्रिक सर्कल। अब एक बॉडी है वो ऐसे फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमती रहती है, तो क्या उसके पार्टिकल्स हैं एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, जिसकी ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो यहाँ ऐसे सर्कल बनेंगे। तो अगर कंसेंट्रिक सर्कल बनाती है तो क्या कहलाता है? वो रोटेटरी मोशन। अब आपको याद हो तो हमने इनर्शिया पढ़ा था, सिर्फ इनर्शिया। अब हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें याद होना चाहिए और इसके एग्जाम में आता भी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। उस टाइम हमारा था सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन, इसके अंदर रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब है एक बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपनी या तो वो रेस्ट पर तब अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाते, या अगर वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में हो तब अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाए, वो क्या कहलाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। जैसे कि ये हमारी बॉडी ले ली, हमने पार्टिकल लिया है, ये हमारी बॉडी होगी रिजिड, जिसमें एन पार्टिकल्स हमने मान लिए कंस्टेंट है, तो m1 m2 m3 mn, तो जिनका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसकी स्पीड एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो अब ये मूव कर रहा है, ये r1 r2, ये डिस्टेंस हो गया। तो आई क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास विद स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर m3 r3 स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एम आर स्क्वेयर। ओके, इसकी यूनिट्स होती है किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। किलोग्राम एम से आया, मीटर स्क्वेयर आया आर से, तो ये ऐसे ही CGS यूनिट होगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m1 L स्क्वेयर T0। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। आपने कभी देखते भी हैं स्केल को ऐसे रख के देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब ना वो गिरता है, दोनों साइड नहीं गिरता, वो सेंटर ऑफ मास होता है। ऐसे पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। ऐसा पॉइंट जिस पर पूरा बॉडी का होल मास कंसनट्रेट हो, जिसके हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर होता है। ऐसे ही रेक्टेंगल के अंदर भी सेंटर होता है। ये बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। कुछ इरेगुलर शेप्स होती हैं, उनका आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये हमारी सपोजिशन है कि हम ऐसा होता है। वैसे तो हम मास अलग अलग जगह पर होते हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं कि इमेजिनरी पॉइंट है इसलिए। ओके, अब आता है एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन हम लेट करेंगे कि हमने XY प्लेन में एक बॉडी है ए पॉइंट पर जिसका मास है m1, दूसरा है m2 पार्टिकल है बी पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2। F1 फोर्स लग रही है ए पर, F2 फोर्स लग रही है बी पर। तो ये C हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास है ए बी के बीच में। r1 हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड r2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m2।
एंड कैपिटल आर वेक्टर है, ये किसका है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सेंटर ऑफ मास। अब देखते हैं, तो r1 क्या हो जाएगा हमारा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्योंकि x1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है m1 के। ऐसे ही r2 हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। r हम पता है पोजीशन वेक्टर वो है, तो r क्या हो जाएगा, हमने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, कैपिटल x कैपिटल y। v1 क्या हो जाएगा, dr1 dt, ऐसे ही v2 a1 क्या होगा, dv1 बाई dt होता है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर r1 बाई dt स्क्वेयर। ऐसे ही a2 हो जाएगा डी स्क्वेयर r2 बाई dt स्क्वेयर। अब हमें पता है जो सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, a पर जो फोर्स लगेगी और b पर जो फोर्स लगेगी उनका सम होगा। तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास पर मास का होता है होल कंसनट्रेटेड होता है, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा यहाँ पर। एक्सेलरेशन हम लेंगे डी स्क्वेयर r अपॉन dt स्क्वेयर से, और फोर्स m1 पर कितनी होगी, m1 डी स्क्वेयर r1 बाई dt स्क्वेयर, ऐसे ही m2 डी स्क्वेयर r2 बाई dt स्क्वेयर, इनका ऐड होगा। तो इसमें से डी स्क्वेयर बाई dt स्क्वेयर साइड में निकाल लिया हमने, तो क्या बनेगा यहाँ पर m1 प्लस m2 इंटू आर, क्योंकि r क्या है, m1 प्लस m2 कॉन्स्टेंट है, इसको चाहे अंदर लेके जाए या बाहर लेके जाए, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो यहाँ क्या होगा, इक्वल टू में m1 डी स्क्वेयर, सॉरी नीचे यहाँ पर भी हमने ऐसे किया, डी स्क्वेयर बाई dt स्क्वेयर बाहर ले लिया, तो डी स्क्वेयर dt स्क्वेयर कैंसिल, तो m1, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे r1 r2 वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन वेक्टर है, इसलिए हमें लगाना है। अब यहाँ से r की वैल्यू आ गई m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आपसे पूछे हमारा जो x कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी और y कोऑर्डिनेट, y कैपिटल जो हमारा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, तो r क्या था हमारा, x i कैप प्लस y j कैप। ऐसे ही r1 और r2 की हम वैल्यू डाल देंगे, फिर हम i कैप अलग कर लेंगे, j कैप अलग कर लेंगे। इनको अलग करने के बाद तो हम कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा, x आ जाएगा हमारा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, y क्या हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही बात आती है, हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ r निकाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे वेलोसिटी की बात की जाए, क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है सेंटर ऑफ मास की, डी आर बाई डी टी होगी। डी बाई डी टी ऑफ आर की वैल्यू हमने पुट की, ये जो हमने ऊपर थी ये पुट की। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, m1 प्लस m2 क्या है, ये कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, ये अंदर क्या रहेगा, ये डी बाई डी टी अंदर जाएगा, ये m1 m2 ये भी बाहर आ जाएंगे। क्या बच गया हमारा, VCM आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का, क्या होता है डी वी बाई डी टी। ऐसे ही हम आगे करेंगे तो ये आ जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप इसके कंपोनेंट्स निकालना चाहे, एक्सेलरेशन के हो गया या वेलोसिटी की, जैसे हमने आर के कंपोनेंट्स के, आर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकाले, ऐसे ही आप सोचो वी एक्स क्या, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होगा, वी सी एम को हमने लेट कर लिया, तो क्या होगा, वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वी वाई की वैल्यू क्या होगी। ऐसे हम ए वाई ए एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर है, ईजी है। अब बता एन पार्टिकल सिस्टम, हमने जब पहला एक्सप्रेशन किया था उसमें हमने 2 पार्टिकल्स लिए थे m1 m2। अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हो, n पार्टिकल्स हो, तब क्या होगा r m1 प्लस r1 प्लस m2 r2, ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रहेगा, कब तक m1 rn तक, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 सबका मास आएगा अप टू mn। ऐसे वेलोसिटी हो जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn अपॉन m1 m1 प्लस m2, ये चलता रहेगा। ऐसे एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब आती है काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके भी 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन ही आती है इसकी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी हाफ mv² होती है, लेकिन जब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उतनी रहती है। और एक बात मैं बताना भूल गई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या होता है रोटेशनरी मोशन में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल होता है जो मास का काइनेमेटिक्स में होता है। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मास की जगह यूज़ करते हैं, जहाँ पर भी हमें सिंपल फॉर्मूला, जैसे काइनेटिक एनर्जी में क्या फॉर्मूला था, हाफ mv² था ना, तो यहाँ पर रोटेशन मोशन में क्या हो जाएगा, हाफ m की जगह, मास की जगह हम i यूज़ करेंगे, i। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एंगुलर वाली हो जाएगी, ओमेगा² हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगेगा हमारा। अब हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे। हम m की जगह i लेते हैं, तो सेम फॉर्मूला होते हैं ऑलमोस्ट, बस इतना सही डिफरेंस होता है। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। Consider a rigid body having n particles of mass m1, m2, m3 and so on mn.
हमने लिया एक रिजिड बॉडी है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 एंड mn एट ए डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3 अप टू rn रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एक्सिस। डिस्टेंस है उनका r1 r2 r3 एंड rn तक। अगर हम ओमेगा लेते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, तो v1 क्या होगा हमारा r1 ओमेगा। हमने ये पढ़ा था v इक्वल टू r ओमेगा, हमने काइनेमेटिक्स में प्रूव भी किया था। ऐसे v2 r2 ओमेगा, vn क्या हो जाएगा rn ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m1 v1 स्क्वायर होगी m1 की, और v1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगी हाफ m1 ब्रैकेट में r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पूरी बॉडी की, सारे पार्टिकल्स का सम होगी, m1 की अलग है m2 की अलग है, इन सबकी काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। तो क्या हो जाएगा हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। ये पूरी बॉडी की ओमेगा तो सेम रहेगा, ओमेगा अलग अलग नहीं होता, ओमेगा सेम रहता है। तो हाफ कॉमन आ जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा m1 r1 प्लस m2 r2 का स्क्वायर अप टू mn rn का स्क्वायर। ये क्या होता है, इनर्शिया होता है, ये सिग्मा एम आर स्क्वायर, ये हो जाता है इनर्शिया। तो ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया, इतना ये प्रूफ एग्जाम में आता है। अब आता है काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा हमारा 1 हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगा, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ये वैसा ही फॉर्मूला है जिसकी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, वर्क एनर्जी थ्योरम में जो हमने पढ़ा था वैसा ही है। अब अगला आता है क्वेश्चन, एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्रॉम 30 rpm टू 360 rpm। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये 60 rpm 360 rpm का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशंस पर मिनट, लेकिन हमें ओमेगा की वैल्यू किस में चाहिए, हमें रेडियन पर सेकंड में, क्या रेडियन पर सेकंड। अब 360 rpm है, इसको रिवोल्यूशंस है, रिवोल्यूशंस को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मिनट है, मिनट को सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 60 से, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा ये 2 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। ऐसे ही 360 rpm क्या हो जाएगा हमारा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब एनर्जी होती है हमारी हाफ आई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, एनर्जी हमें पता है 484 होती है, हम वैल्यू पुट करके आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आती है रेडियो ऑफ जायरेशन। रेडियो ऑफ जायरेशन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिसकी एक बॉडी है ये अलग है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अलग अलग पार्टिकल्स का क्या होता है, r1 अलग होता है, r2 अलग होता है। ऐसे ही अगर सेंटर ऑफ मास, ये c सेंटर ऑफ मास है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है इसको हम k से डिनोट करते हैं, क्या किससे, k से। ये होती है रेडियस ऑफ जायरेशन। अब आता है रेडियस ऑफ जायरेशन का एक्सप्रेशन। अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी k क्या है, हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, m k स्क्वायर, m कैपिटल M किसको डिनोट करें, होल मास को। ये मान लिया हमने m1 m2 m3 वही सेम फिगर है, mn क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, r1 r2 r3 r4 ये सारे हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे। ये ओमेगा वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये m हमने ले लिया सेंटर ऑफ मास, के रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो आई क्या, लेकिन आई क्या होता है हमारा सिग्मा एम आर स्क्वायर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। अगर हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि m1 सभी जो पार्टिकल्स का मास सेम है, m1 m2 m3 ये सारे m है, लेट कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा m कॉमन आ जाएगा इनमें से, m कॉमन के बाद क्या बचेगा m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस अप टू rn स्क्वायर। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो n से, किससे, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब mn है, mn क्या होता है, m बन जाएगा कैपिटल M, ओके कैपिटल M हो जाएगा। तो यहाँ बच गया आई आ गया हमारा m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इनको हम इक्वेट करेंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर अपॉन n। इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस या RMS डिस्टेंस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी इज कॉल्ड फोर्स।
जैसे हमारे काइनेमेटिक्स में जो फोर्स रोल प्ले करती है वही इसमें टॉर्क प्ले करता है, हम मान सकते हैं ऐसा। फोर्स क्या हो गई हमारी, क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट। फोर्स कारण जो बॉडी रोटेट होती है उसका जो टर्निंग इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं टॉर्क। जिसमें एफ क्या है हमारा, फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। ये है वेक्टर क्वांटिटी है ये।